गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज से रिलेटेड यहाँ पे 50 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने वीडियो अपलोड की हुई थी, लेकिन फ़ॉन्ट साइज छोटा होने के कारण आंखों में बहुत ज़्यादा उसमें जोर पड़ रहा था, तो उस वजह से हमने उसको डिलीट कर दिया और दोबारा से हम इस वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो इसमें देखिए, जो पहले नंबर का क्वेश्चन है, उससे पहले रोमांटिक एज के बारे में थोड़ा सा बता दूं। रोमांटिक एज की बात करें तो रोमांटिक एज का टाइम पीरियड जो है 1798 से है और 1837 तक इसका टाइम पीरियड है। रोमांटिक एज की बात चल रही है। 1798 जो है लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन ईयर है, और जो कि लिरिकल बैलेट आपको पता है कोलेब्रेशन में लिखा गया था। ये एक वर्क है किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने, जिसमें 23 पोम्स थी और 19 पोम्स जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी और 4 पोम्स जो हैं एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी, सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा। अब दूसरा जो यहाँ पे 1837 जो इसका एंडिंग पॉइंट है, तो 1837 से स्टार्ट होती है विक्टोरियन एज, और 1837 में क्वीन विक्टोरिया जो है असेंड हुई थी कहाँ पे, थ्रोन पे, अपने सिंहासन पे। तो ये रोमांटिक एज का टाइम पीरियड है। और रोमांटिक एज इसको क्यों कहा जाता है, वाई इज़ इट नॉन एज द नेम ऑफ रोमांटिक एज, तो बोल सकते हैं इसको जो रोमांटिक एज कहा जाता है उसके पीछे एक ही रीज़न है। जो राइटर्स थे यहाँ के, उनकी एबिलिटी जो थी कैप्चर करने की इमोशंस और जो टेंडरनेस ऑफ मैन बोल सकते हैं, उसको कैप्चर करने की जो इनकी अपनी क्वालिटी थी जिन राइटर्स की, उसकी वजह से इसको कहा जाता है। तो बोल सकते हैं इट इज़ नॉन एज द नेम ऑफ रोमांटिक एज बिकॉज ऑफ दियर एबिलिटी टू कैप्चर द इमोशन एंड टेंडरनेस ऑफ मैन। जो इमोशंस और टेंडरनेस जो प्रवृत्ति है, यानी कि इंसान की, मनुष्य की, उसको कैप्चर करने की जो इनकी प्रवृत्ति थी राइटर्स की, उसकी वजह से कहा जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, एक आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था किसका, जो कि यूरोप में ओरिजिनेट हुआ था लेट बोल सकते हैं, या एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। लेट की जगह अगर हम बोलें एंड ऑफ द 18th सेंचुरी तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड इन, तो रोमांटिक एज जो है इंग्लिश लिटरेचर की, ये स्टार्ट हुई, ऑप्शन 4 हैं। अपना स्कोर भी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए। आपने कितने अंक गेन किए इस 50 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज है इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें 18 जो रोमांटिक एज का टाइम पीरियड यहाँ पे पूछा जा रहा है, सॉरी रोमांटिक एज कब से स्टार्ट हुई ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें ऑप्शन है 1803, 1800, 1796, 1798, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1798। लिरिकल बैलेट का जो पब्लिकेशन ईयर है वो 1798 है, तो पहले का यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, रोमांटिक एज इज ऑल्सो नॉन एज, रोमांटिक एज को और किस नाम से जाना जाता है, रोमांटिक रिवाइवल, एज ऑफ पोइट्री, एज ऑफ रिवॉल्यूशन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि ये सारे नाम जो हैं, इन सभी नामों से जाना जाता है किसको, रोमांटिक एज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, विच यूरोपियन कंट्री वाज द फर्स्ट टू बी इंडस्ट्रियलाइज्ड। यानी कि कहने का मतलब है कौन सी यूरोपियन कंट्री जो है वो सर्वप्रथम जो है उसमें बोल सकते हैं उद्योग स्थापित किए गए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास हैं इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड। 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, इंग्लैंड। और फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त जो है हमने क्या कहते हैं, लास्ट टाइम जो अगर इससे पहले की वीडियोज़ की बात करें तो उसमें जैकोबियन एज पे वीडियो बना रखी है, और इसके अलावा रेस्टोरेशन एज से रिलेटेड 2 वीडियोज हमने बना रखी है। उसके अलावा कुछ एक जो वीडियो है 5 मिनट की हमने बना रखी है, उसमें मेन जो भी पॉइंट्स हैं उनको कवर किया गया है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको अधिकतर जो इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं वो याद हो जाएंगी, या जो इवेंट्स हैं वो पता चल जाएंगे रेस्टोरेशन एज के, और अन्य जो टॉपिक्स हैं उनको भी हमारे द्वारा कवर किया जा रहा है। तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे एलटी लेक्चरर सीरीज और इसके अलावा हर एक टॉपिक को कवर किया गया है और डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है उनका। अगर आप चाहते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो एमसीक्यू सीरीज है उसको भी आप वॉच कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच क्रिटिक कॉल्ड द रोमांटिक एज एज द रेनेसा ऑफ वंडर। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेनेसा ऑफ वंडर किसने कहा रोमांटिक एज को, ये हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है एस टी कॉलरिज, जॉन कीट्स, थियोडोर वॉट्स डंटन, रॉबर्ट सादे। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थियोडोर वॉट्स डंटन ने कहा है रेनेसा ऑफ वंडर। रोमांटिक एज को क्या कहा है, रेनेसा ऑफ वंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच वॉज, और यहाँ पे हमें स्लैश करके दिया है वॉज ऑब्लिक वर करके, तो इसमें हमें बताना है क्वालिटीज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हमें क्वालिटीज़ बतानी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 में जो स्टार्ट हुई थी फॉल ऑफ बेस्टाइल के साथ ही, तो 1799 तक चलती है, तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो हमें यहाँ पे बतानी है। ऑप्शन ए है इक्वेलिटी, बी है लिबर्टी, सी है फ्रेटर्निटी और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इसका स्लोगन भी जो है, अगर बात करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्लोगन है, जो नारा है, वो यही है क्या, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, जो है इसका नारा है। किसका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, फ्रांस की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, विच वॉज द डोमिनेंट लिटरेरी जॉनर इन रोमांटिक एज। तो डोमिनेंट लिटरेरी जॉनर की बात की जा रही है यहाँ पे रोमांटिक एज में, तो नोवेल था कि पोइट्री, ड्रामा, प्रोज। 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पोइट्री। पोइट्री जो है यहाँ पे जो रोमांटिक एज का मेन जॉनर की बात करें तो वो पोइट्री है, क्योंकि यहाँ पे कविताएं ज़्यादा लिखी गई। अगर बात करें जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे रोमांटिक पोएट, कॉलरेज, इसके अलावा जॉन कीट्स ने जो हैं ओड लिखे थे, 5 ग्रेट ओड्स, वो भी आपने पढ़े होंगे। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस वाज रिटन बाय। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, ये जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन, एडमंड बर्क और नन ऑफ दी। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एडमंड बर्क, सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेन ऑफ टेरर बिगिन इन, जो रेन ऑफ टेरर है वो स्टार्ट हुआ, वो बिगिन हुआ, शुरुआत हुई उसकी, कब से हुई, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। 1793, 1789, 1785, 1799। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1793। रेन ऑफ टेरर कब से स्टार्ट हुआ, 1793 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द रोमांटिक पीरियड स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ इन 1798। रोमांटिक पीरियड जो है स्टार्ट हुआ किसके पब्लिकेशन के साथ, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास हैं यहाँ पे 4। इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, आप देख सकते हैं, लिरिकल बैलेड, द 4 एजेस ऑफ पोएट्री, रिफ्लेक्शन ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, मैग्निफिसेंट। तो लिरिकल बैलेड किसके पब्लिकेशन के साथ स्टार्ट हुआ, ये पूछा जा रहा है 1798 में। तो इसका आंसर हो जाएगा लिरिकल बैलेड। यहाँ पे लिरिकल बैलेड होगा इसका आंसर। ये तो 4 एजेस ऑफ पोइट्री का पार्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको जब इसका फॉन्ट साइज बड़ा किया तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा सीक्वेंस इसका गड़बड़ाया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे होगा लिरिकल बैलेड। 10वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हैं, विच बुक इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश पोइट्री। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से किस बुक को जाना जाता है, द प्रेल्यूड, रिफ्लेक्शन ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, 4 एजेस ऑफ पोइट्री, लिरिकल बैलेड्स। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का, तो आंसर हो जाएगा लिरिकल बैलेड, डी। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे यहाँ पे। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, विच सोशल क्लास गॉट पावर इन रोमांटिक एज। तो कौन सी क्लास को पावर यहाँ पे प्राप्त हुई, कौन से सामाजिक वर्ग को यहाँ पे शक्तियाँ प्राप्त हुई, कहने का मतलब है रोमांटिक एज में। तो लोअर क्लास, मिडिल क्लास, एलाइट क्लास और लेबर क्लास। तो एलिट क्लास जो हमारे पास है, सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
सॉरी, यहाँ पे 11th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दी, एलिट क्लास ना होके यहाँ पे मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी फ्रेंड्स, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 11th नंबर का जो क्वेश्चन है, विच सोशल क्लास गॉट पावर इन रोमांटिक एज, तो मिडिल क्लास थी जिसको पावर यहाँ पे प्राप्त हुई थी। When was नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू, नेपोलियन को पराजित किया गया, डिफीट किया गया वाटरलू में, कब पराजित किया गया इसको वाटरलू के युद्ध में? अगर बात करें तो 1818, 1820, 1815, 1821, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। आंसर हमें करेक्ट बताना है इस क्वेश्चन का, और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी। 1815 में जो है नेपोलियन को डिफीटेड किया गया, कब? वाटरलू में। हाउ मैनी पीपल वर किल्ड इन वाटरलू मैसेकर? 15, 100, 97, 21, 4 ऑप्शन, और करेक्ट आंसर हो जाएगा 15, ए ऑप्शन, 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 तक आप देख सकते हैं। इन ऑगस्टन राइटर्स हैड कंट्रोल द हार्ट, जो ऑगस्टन राइटर्स थे उसमें क्या कहा जाता था? ऑगस्टन राइटर की यहाँ पे बात चल रही है, तो उसमें जैसे 1700 से लेके जो 1745 तक का जो टाइम पीरियड है, यानी कि उसमें जो राइटर्स थे, कहने का मतलब है वो क्या कहते थे? हेड कंट्रोल दी हार्ट, जो हेड है वो कंट्रोल करता है किसको? हार्ट को, यानी कि हेड कंट्रोल दी हार्ट। तो इसके अलावा बट इन रोमांटिक्स, रोमांटिक में क्या कहा जाता है ये यहाँ बताना है हमें। सेल्फिशनेस कंट्रोल दी हार्ट, हेड कंट्रोल दी हार्ट करके ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। ऑप्शन बी है इकोनॉमी कंट्रोल दी पोइट्री, इकोनॉमी कंट्रोल दी पोइट्री, और डी ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट कंट्रोल दी हार्ट। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, जो है एच टू एच का इनका मतलब है हार्ट टू हार्ट, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ाया फ्रेंड्स इसका, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि इसका फॉन्ट साइज जब हमने बढ़ाया था तो उसकी वजह से थोड़ा ये दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, इन विच एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड डिड वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन द इम्प्लिसिटी एंड नेचुरलनेस ऑफ हिज डिक्शन, तो जो कौन सा एडिशन था लिरिकल बैलेड का जिसमें वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन करते हैं इम्प्लिसिटी एंड नेचुरलनेस को डिक्शन की? तो उसमें ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 4 हैं, 3rd, 4th, 1st एंड 2nd। क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर बताना है हमें, आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट एडिशन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, वर्ड्सवर्थ कॉल मेजोरिटी ऑफ हिज पोएम इन लिरिकल बैलेड्स, तो मेजोरिटी ऑफ हिज पोएम्स, अधिकतर पोएम्स को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ये बताना हमें। मैच्योर, एक्सपेरिमेंटल, क्रूड, नन ऑफ दीज, 4 ऑप्शन, करेक्ट आंसर बी, एक्सपेरिमेंटल इनके द्वारा कहा गया। हाउ मेनी पोम्स वर देयर इन लिरिकल बैलेड्स, लिरिकल बैलेड्स में कितनी पोम्स थी ये हमें बताना है। 19, 20, 21, 23, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 23 पोम्स थी, 19 जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी, 4 कॉलरिज के द्वारा। हाउ मेनी पोम्स वर कंपोज्ड बाय कॉलरिज इन फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, तो कितनी पोम्स के कॉलरिज के द्वारा कंपोज की गई? 4, 5, 6, 9, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए, इन विच एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड डिड वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन द थियरीज ऑफ पोएटिक इन इमेजिनेशन, तो कौन से एडिशन में लिरिकल बैलेड के वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन करते हैं थियरीज ऑफ पोएटिक? तो ये बताना है, ए जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन, करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 19, और आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी, सेकंड एडिशन। व्हेन वाज द थर्ड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड, लिरिकल बैलेड का जो थर्ड एडिशन है वो कब पब्लिश हुआ ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। 1799, 1803, 1802, 1804, 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 20th, और आंसर हो जाएगा 1802, सी ऑप्शन। 4 एडिशन आए थे लिरिकल बैलेड के, तो इनको अभी हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश, तो सेकंड एडिशन कब आया लिरिकल बैलेड्स का? 1800, 1803, 1804, 1805, तो सेकंड एडिशन की बात यहाँ पे चल रही है, तो आंसर हो जाएगा ए, 1800। फोर्थ एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन 1805, 1806, 1808, 1810,
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। आंसर इस क्वेश्चन का बताना है और फोर्थ एडिशन जो था 1805 में, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 4 एडिशन थे इनके बारे में बात करें तो पहला एडिशन 1798 जैसे कि आपको पता है, और दूसरा इसकी बात करें सेकंड एडिशन 1800, थर्ड एडिशन इसका जो आ रखा है वो हमें बताना है। थर्ड एडिशन जो है इसका वो है 1802 में। फोर्थ एडिशन जो है इसका वो है 1805 में। यानी कि पहले 3 में 2-2 साल का गैप है, 98, 1802 और फिर इसके बाद 5 लास्ट जो है। जब 1805 में प्रील्यूड को लिखा गया था, और प्रील्यूड जो है एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का, और जिसको पब्लिश किया गया 1850 में पोस्ट्यूमसली आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसका सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड्सवर्थ प्रेजेंटेड ... लाइफ इन हिज पोम इन लिरिकल बैलेट्स। तो किसकी लाइफ को इन्होंने प्रेजेंट किया लिरिकल बैलेट्स में? टाउन, इमेजिनरी, रिलीजियस और एवरीडे। तो एवरीडे लाइफ को इन्होंने प्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज प्रेजेंटेड ... लाइफ इन हिज पोम इन लिरिकल बैलेट, रियल, रिलीजन, सुपरनेचुरल, नेचुरल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सुपरनेचुरल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ब्रॉट द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी टू द पोइट्री ऑफ रोमांटिक पीरियड। जो रोमांटिक पीरियड की जो पोइट्री है उसमें ह्यूमैनिटी के एस्पेक्ट्स को कौन लाया है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो आंसर इसका हमें बताना है। ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, बी है सैमुअल टेलर कॉलेज, सी है रॉबर्ट सदे और डी है लॉर्ड बायरन। 4 क्वेश्चन है, 4 आंसर सॉरी ऑप्शन है हमारे पास, और हमें आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। इसका आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट सदे, या रॉबर्ट साउदी जिसको बोला जाता है। व्हाट डिड वॉल्टर स्कॉट कंट्रीब्यूट टू द लिटरेचर ऑफ द रोमांटिक एज। वॉल्टर स्कॉट ने क्या कंट्रीब्यूट किया जो है रोमांटिक एज के लिटरेचर को? लव फॉर द पास्ट, लव फॉर सिवेलरी, लव फॉर द रिलीजन, लव फॉर नेचर। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा लव फॉर द पास्ट, 26 का ए। और पास्ट की बात आती है तो पास्ट का मतलब है हिस्ट्री से, और वॉल्टर स्कॉट जाने जाते हैं हिस्टोरिकल नॉवेल्स के लिए, वेवरली नॉवेल्स या हिस्टोरिकल नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं वॉल्टर स्कॉट। वर्ड्सवर्थ, सदे, कॉलरिज आर कॉल्ड। तो ये लेक पोएट कहे जाते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे ये, तो लेक पोएट भी इनको कहा जाता है। अब इसमें हमें बताना है कौन से जनरेशन के इनको पोएट कहा जाता था। सेकंड जनरेशन का रोमांटिक पोएट कहा जाता है, फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोएट, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम करके 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसमें हो जाएगा ये फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोएट्स इनको कहा जाता है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स वर इम्प्रेस्ड बाय। तो ये किससे इम्प्रेस थे? फर्स्ट जनरेशन के जो रोमांटिक पोएट्स हैं ये किससे प्रभावित थे कहने का मतलब? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज। तो ये दोनों से प्रभावित थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन। शैली, बायरन, कीट्स वर ... जनरेशन रोमांटिक पोएट्स। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड जनरेशन के हैं शैली, बायरन, कीट्स। फर्स्ट जनरेशन के हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सदे। रोमांटिक एज वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो रोमांटिक एज को कैरेक्टराइज किया जा सकता है किसके रूप में? वीक पोएटिक फॉर्म में, इंटेंस रिलीजियसनेस, इंटेंस टेरर, इंटेंस इमोशन। तो यहाँ पे इमोशन जो हैं इंटेंस मिलते हैं, डीप इमोशंस की बात होती है। नेक्स्ट देखिए 31 क्वेश्चन नंबर, हु सेज रोमांटिसिज्म इज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। रोमांटिसिज्म जो है एक एडिशन है, किसका? एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस है ब्यूटी में। तो ये किसने कहा? रॉबर्ट सदे ने कहा, कि वॉल्टर स्कॉट ने कहा, एस टी कॉलरिज ने कहा, कि वॉल्टर पैटर्न ने कहा। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वॉल्टर पैटर्न ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, मेलनकली वॉज एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ। मेलनकली जो है इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिसिज्म, ओल्ड एज, मेडिएवलिज्म। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का भी। इसका आंसर हो जाएगा बी, रोमांटिसिज्म। व्हाट वाज रोमांटिक स्लोगन। तो रोमांटिक स्लोगन क्या था? रिटर्न टू नेचर, रिटर्न टू इंडस्ट्री, रिटर्न टू पास्ट और रिटर्न टू इंटेलेक्ट।
रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, यही जो है रोमांटिक एज के अगर स्लोगन की बात करें ये था, रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटा करके, जैसा कि आपने सुना भी होगा, रूसो के द्वारा भी कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 34 आप देख सकते हैं, विच फ्रेंच रूलर वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1793 ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो कौन सा फ्रेंच रूलर जो था उसको एग्जीक्यूट किया गया 1793 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। ऑप्शन हमारे पास हैं, 1793 में किसको एग्जीक्यूट किया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। लुइस 15th, लुइस 10th, लुइस 16th, लुइस 11th, 4 ऑप्शन हैं। तो लुइस 16वां आपने सुना होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। हु रोड द बुक राइट्स ऑफ मैन, किसने लिखा राइट्स ऑफ मैन बुक, ये बुक किसने लिखी? सैमुअल टेलर कॉलेज, वाल्टर स्कॉट, जॉन ड्रायडन, टॉमस पेन। टॉमस पेन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, डी ऑप्शन। राइट्स ऑफ मैन वॉज पब्लिश्ड इन, राइट्स ऑफ मैन कब पब्लिश हुआ? 1798, 1796, 1791, 1789, 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर बताना है। 36 का हो जाएगा सी, 1791। A vindication of the rights of women was written by Mary Wollstonecraft, Mary Edgeworth, Jane Austen, George Eliot। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने लिखा है। विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन वॉज पब्लिश्ड, तो कब पब्लिश हुआ ये? 1797, 92, 99, 1800, 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर बताना है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1792। राइट्स ऑफ मैन 1791 और विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792। 1793 में जो है लुइस सोल्वे को एग्जीक्यूट किया गया था। ये 3 सीरियल वाइज पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन वॉज पब्लिश्ड इन, तो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन वॉज पब्लिश बोल रहा है 1795, 1793, 1792, 1790, 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का हमें। 39 का हो जाएगा डी, 1790। तो यहाँ पे हमारे पास 4 लगातार ऑप्शन आ गए हैं। अब अगर 39 क्वेश्चन की बात करें तो डी। 1790 में जो है अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन करके जो है ये बुक पब्लिश हो रखी है। और 91 में अभी हमने डिस्कस की, इससे पहले वाली बुक की अगर बात करें तो विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन जो है 1792, ये 1790, 1792 विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। और इसके अलावा बात करें राइट्स ऑफ मैन जो है 1791। और यहाँ पे अगर बात करें 1790 में जो हमारी बुक है, ये देख सकते हैं आप सीक्वेंस वाइज, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन जो है ये बुक आ रखी है 1790 में। और 1791 में राइट्स ऑफ मैन करके है जो कि टॉमस पेन की बुक है। और 1792 में अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन करके है जो कि मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट की बुक है। 1793 में अगर बात करें तो लुइस सोल्वे को एग्जीक्यूट किया गया। और 1790 जो हमारे पास ये ऑप्शन है, इससे पहले कि अगर एक ईयर में जाएं 1789 में, तो यहाँ पे फॉल ऑफ बेस्टाइल या कह सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो ये 5 हमारे पास यहाँ पे मेन, एक के बाद एक जो है सीरियल वाइज हमारे पास पॉइंट बन रहे हैं, तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द राइटर ऑफ अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, तो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, एजवर्थ, कॉलेज, नन ऑफ दीज, तो 4 ऑप्शन है, करेक्ट है ऑप्शन ए हो जाएगा मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। व्हेन वाज लिरिकल बैलेट प्लान, तो लिरिकल बैलेट का प्लान कब किया गया, यानी कि योजना कब बनाई गई इनके लिए? 1794, 95, 97, 98। तो जब इनको पब्लिश किया गया, पब्लिकेशन ईयर जो है 98 है, 1798, उससे 1 साल पहले, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1797। हाउ मेनी पोम्स वर कंपोज्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट, तो लिरिकल बैलेट के पहले एडिशन में वर्ड्सवर्थ के द्वारा कितनी पोम कंपोज की गई? 20, 19, 18, 17। तो 19 पोम्स थी, हमने ऑलरेडी बता रखा है। 4 पोम्स जो हैं कॉलेज के द्वारा, टोटल 23 पोम्स। व्हेन डिड द फॉल ऑफ बेस्टाइल टेक प्लेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन,
जो फॉल ऑफ स्टाइल है वो कब घटित हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान अगर बात करें, अगस्त 11 1790, अगस्त 11 1789, जुलाई 14 1791, जुलाई 14 1789। चार ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 14 जुलाई 1779 को जो है फॉल ऑफ बेस्टाइल के साथ ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भी शुरुआत होती है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन वाज इम्प्लीमेंटेड इन, क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, 43 तक के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन वाज इम्प्लीमेंटेड, जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन है वो इम्प्लीमेंट किया गया उसमें अगस्त 4 1789, जुलाई 4 1789, अगस्त 10 1789, अगस्त 10 1790। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर बताना है 44 का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 4 अगस्त 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड हॉस्टिलिटी बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड स्टार्ट। हॉस्टिलिटी मीन्स होता है एनिमिटी, यानी कि शत्रुता कब प्रारंभ हुई फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य के बीच। 1799, 1795, 17 यहाँ पे 17 हो जाएगा, 1797 और 1793। चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है। 45 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1793। यानी कि हॉस्टिलिटी कब स्टार्ट हुई फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, जब लुइस 16वें को क्या किया गया, एग्जीक्यूट किया गया 1793। व्हेन डिड हॉस्टिलिटी बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड एंड, तो कब समाप्त हुई इनके बीच जो शत्रुता थी, 1821, 1795, 1815, 1818। चार ऑप्शन और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1815। 46 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जब नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट किया गया, पराजित किया गया वाटरलू में 1815 में। फॉर हुम द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ डेड, किसके लिए जो है एक्सटर्नल जो बाहरी दुनिया है वो मृत है, वो यानी कि डेड है रोमांटिक एज में। तो कौन से वो पोइट थे, सैमुअल टेलर कॉलेज, वॉल्टर स्कॉट, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट सदे। तो ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ डेड जो स्टेटमेंट है ये किसका है, सैमुअल टेलर कॉलेज का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। फॉर होम द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ लिविंग विद इट्स ओन सोल, किसके लिए जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है, किसने कहा कि एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है, जो बाहरी दुनिया है वो लिव कर रही है, वो जी रही है अपने खुद के सोल से, आत्मा से, इन रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में ये किसने कहा, वॉल्टर स्कॉट, रॉबर्ट सदे, सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ। चार ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। विलियम वर्ड्स का ठीक अपोजिट किसने कहा था, कॉलेज ने। फोर्टी 49 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर हुम पोइट्री इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, किसके लिए पोइट्री जो है एक्सप्रेशन है एक इमेजिनेशन का, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, पर्सी bysshe शेले, वॉल्टर पैटर। चार ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पी बी शेले। पी बी शेले वॉज डॉट इन हिज पोइट्री एंड पॉलिटिकल व्यूज। तो पी बी शेले जो हैं किस में, पोइट्री और पॉलिटिकल व्यूज़ में थे, क्या थे वो, रिलीजियस थे कि सुपरफिशियल थे, रेडिकल थे कि मॉडरेट थे। रेडिकल है ऑप्शन सी। हु वॉज अ पैशनेट लवर ऑफ एक्सटर्नल विजिबल वर्ल्ड, सैली, कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट, जॉन कीट्स। तो कौन थे पैशनेट लवर एक्सटर्नल विजिबल वर्ल्ड के, तो ये जॉन कीट्स। 1795 में जिनका जन्म हुआ था, जिनको लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई बोला जाता है। हु सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, जॉन कीट्स, नन ऑफ दीज। तो ये कहा था जॉन कीट्स ने, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्लास 12th में भी ये पोम है, एंडीमियन जो इनका एक वो है, उस
का ये पार्ट है, उसकी एक लाइन हम बोल सकते हैं, और थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएगा। आगे जो क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक PDF तैयार करने में। क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन क्लासेस के बाद जितना भी समय मिलता है उसके बाद हम भी चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से जो है एक क्वालिटी मेंटेन करें और अच्छी से अच्छी यहाँ पे PDF तैयार करें और अच्छी से अच्छी जानकारी दें उससे रिलेटेड। लेकिन उसमें बहुत अधिक समय लगता है, आपको भी पता है। एक वीडियो कैप्चर करने में कम से कम 1 से 2 घंटे का समय तो लगता ही लगता है। उसके अलावा PDF तैयार करना और उससे रिलेटेड जितनी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना, तो आप लोगों के सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत हमें आगे भी पड़ेगी, और आप लोगों का सहयोग जो है भरपूर मिल रहा है, तो आगे भी मिलेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच।